हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर है ना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन, यानी पिछले क्लास में जो भी हमने चीजें पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा। और उसका एक सिंपल एक वजह है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर यानी सॉलिड स्टेट के शुरुआत के जो लेक्चर हैं वो मेनली हमारे थ्योरेटिकल होंगे, है ना। और इसलिए उसको मैं एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा। जैसे हमने देखा था यार कि हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि बेटा हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, यानी अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो हमने देखा था दो तरह के सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। पहला हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है हमारा एमरफस सॉलिड, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। जैसे मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसमें आपको एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, एक रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, जो कि एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एमरफस सॉलिड की अगर बात करें तो उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर होती है, यानी एक पैटर्न पूरे क्रिस्टल में रिपीट नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक ही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर बात करें तो यहां पे हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, जबकि एमरफस सॉलिड का ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होता, क्योंकि एक ही पैटर्न देखो, दो ही तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, कि एक ही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में, पूरे लैटिस में एक ही स्ट्रक्चर रिपीट हो या फिर रिपीट ना हो, है ना। दो ही चीजें होंगी। अगर एक ही पैटर्न पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होगा तो इस तरह के सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, और एक खास तरह का पैटर्न अगर पूरे ज्योमेट्री, पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट नहीं होगा तो उस तरह के सॉलिड को हम एमरफस सॉलिड कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक ही पैटर्न पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होता है। यही रीजन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग और हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है, जबकि एमरफस सॉलिड का एक पैटर्न रिपीट नहीं होता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट होता है ना। हर जगह का ज्योमेट्री अलग है तो अलग अलग टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। तो अगर मैं बात करूं एमरफस सॉलिड का तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट नहीं होगा, हीट ऑफ फ्यूजन इसका डेफिनिट नहीं होगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे पॉइंट बताए, जैसे मैंने ये भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लेकिन एमरफस सॉलिड के केस में अलग अलग डायरेक्शन में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा सेम होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, क्वार्ट्ज, डायमंड। जैसे एमरफस सॉलिड की बात करें तो रबर और प्लास्टिक, है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर हमारे सॉलिड, जो कि मैंने बताया कि हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के में भी अगर मैं बात करूं तो हमें क्यूबिक लैटिस के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसे लैटिस के बारे में जिसका स्ट्रक्चर क्यूबिकल होगा, यानी क्यूबिक शेप पूरे लैटिस में रिपीट होगा। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है ना। लेकिन वो हम वन बाय वन बढ़ेंगे। अब मैंने बताया कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग तरह के फोर्स लगते हैं। उस बेसिस पे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो हमें चार तरह के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने को मिलेंगे। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। मैंने बताया आपको लास्ट क्लास, देखो यार, तीन सॉलिड तो बहुत सिंपल है। आयनिक सॉलिड में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आयोनिक बॉन्ड होगा। और इसी सॉलिड के बारे में हमें इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है।
आयनिक सॉलिड के बारे में हम ज्यादा देखेंगे, है ना। खैर, आयनिक सॉलिड में क्या होगा, आयनिक सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयनिक बॉन्ड होंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा वंडर वाल्स फोर्स यानी डाइपोल डाइपोल डिस्पर्सन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और मेटालिक सॉलिड में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है, और उसके आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं अलग अलग सॉलिड के, है ना। तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड या तो हमारे पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड काम करेगा, या कोवेलेंट बॉन्ड काम करेगा, या फिर हमारा मेटालिक बॉन्ड काम करेगा, या फिर वंडर वाल्स फोर्स। तो चार तरह के जो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, वो हमने देखा था क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ज्योमेट्री रेगुलर होगी, जबकि एमरफस सॉलिड में ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमें तीन तरह की, जो कि आप आइसोमेरिज्म चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, तीन तरह की सिमेट्री होती है किसी भी सॉलिड में। किसी भी सॉलिड में हमें तीन तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी। कौन कौन सी सिमेट्री? एक होती है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री क्या है? तो अगर किसी प्लेन का अबाउट सिमेट्री हो तो उस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? उस सिमेट्री को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर हमें एक्सिस का अराउंड सिमेट्री देखने को मिले, एक्सिस के अराउंड, तो उस सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट, अगर हमें एक पॉइंट के अबाउट अगर सिमेट्री देखने को मिले, तो इस पॉइंट के अबाउट जो सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, है ना। अगर हमें एक लाइन के अबाउट, अगर हमें पॉइंट के अबाउट सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो उस सिमेट्री को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हमें किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री देखने को मिले, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर हमें सिमेट्री, देखो यहां ध्यान दो, पॉइंट हमारा 1D हुआ, लाइन हमारा 2D हुआ, और अगर मैं प्लेन की बात करूं, अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन हमारा 3D हुआ, है ना। यहां पे ध्यान दो, सॉरी ये हमारा सॉरी मैं गलत बोल गया, ये हमारा 0D है, ये हमारा 1D है, ये हमारा 2D है ना। अगर मैं प्लेन की बात करूं, तो अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, तो अगर हमें किसी प्लेन के अबाउट सिमेट्री देखने को मिले, तो इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन के अबाउट अगर हम सिमेट्री को देखते हैं, अगर हमें प्लेन के अबाउट सिमेट्री देखने को मिले, तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर हमें किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री देखने को मिले, उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और अगर हमें किसी पॉइंट का अराउंड सिमेट्री देखने को मिले, तो उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। समझ में आई होगी मेरी बात कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे मैं अगर एक क्यूब की बात करूं, तो आप देखो एक क्यूब का एक ही सेंटर होता है ना, एक क्यूब का एक सेंटर होता है। अगर मैं एक क्यूब, उस सेंटर को हम बॉडी सेंटर के नाम से जानते हैं ना। तो अगर मैं एक क्यूब को देखूं, एक क्यूब को देखूं, तो इस क्यूब में हमारा एक बॉडी सेंटर है, और उस बॉडी सेंटर के अबाउट सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो यहां पे यही एग्जांपल दिया गया कि अगर मैं एक क्यूब की बात करूं, तो क्यूब में आपको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। और कैसे देखने को मिलेगा? जब हम क्यूबिकल लैटिस को देखेंगे, तो मैं वहां पे इन चीजों को आपको फिगर के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक क्यूब में कैसे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ पॉइंट का अराउंड सिमेट्री।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ एक लाइन के अराउंड अगर सिमेट्री होगा, एक लाइन के थ्रू अगर सिमेट्री देखने को मिले, अगर एक प्लेन के थ्रू सिमेट्री देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं एक क्यूब की बात करूं, एक क्यूब की बात करूं तो आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। एक हमने देखा भी कि 9 प्लेन होंगे, वो मैं आपको ड्रॉ करके फिगर के थ्रू ज्यादा आपको विजुलाइज होगा। जैसे मान लो यहां पे आपने एक प्लेन आप डाल दो, बीचों बीच आप एक प्लेन डाल दो, तो इस प्लेन के अबाउट क्या है, ये क्यूब सिमेट्रिक है। तो अगर प्लेन के अबाउट अगर हमारा क्यूब सिमेट्रिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बेसिक सी बात बताई कि सिमेट्री क्या होता है ना, इसलिए क्योंकि जब हम क्यूबिक लैटिस के अंदर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हमें डिटेल में क्यूबिक लैटिस को ही देखना है, तो उस क्यूबिक लैटिस को जब हम डिटेल में देखेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा एक क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 1 हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिस्टल के अबाउट अगर हम बात करें तो एक क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो मैं आपको एक सिंपल सा, आप पहले हर एक टर्म को समझ जाएं ताकि हम सॉलिड स्टेट के अंदर जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिटेल में स्टडी करें तो हर एक चीज आपको समझ में आए। उसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझना है। जैसे क्रिस्टल क्या है, तो आपको बताया गया एक क्रिस्टल इज ए होमोजेनियस पोर्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस मेड बाय रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस मेकिंग डेफिनिट एंगल्स विथ ईच अदर। यानी क्रिस्टल हमारा क्या है, तो हमारा पूरा का पूरा जो सॉलिड का एक स्ट्रक्चर तैयार होकर आता है, उस पूरे होल स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल कहते हैं। अब उस क्रिस्टल की बात करें स्पेस लैटिस की, तो स्पेस लैटिस क्या है, तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा जो बनकर आ रहा है ना, वहां उस स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बन कैसे रहा, तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली बन रहा जब हम उस एटम्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किसी पोजीशन पे रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो ये हमने क्यूब बोला, एक क्यूब हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या ऐसे ही बन गया, नहीं, यहां पे एटम्स प्रेजेंट है। अब जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मैंने क्या किया, जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको मैंने एक ड्रॉ कर दिया एक लाइन से। 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने मिला दिया है ना, उनको कैसे, एक लाइन के थ्रू। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिला क्यूब, है ना। तो स्पेस लैटिस बेसिकली क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहां पे पोजीशनड होते हैं उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। तो द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल के, जो क्रिस्टल हमारा 3D स्ट्रक्चर है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन के थ्रू जो हमें एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उस अरेंजमेंट को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो लैटिस पॉइंट क्या है, तो लैटिस पॉइंट बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा लैटिस पॉइंट कहलाएगा। यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये भी हमारा लैटिस पॉइंट। जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल से वो हमारा सॉलिड यानी लैटिस तैयार हुआ है, उस पार्टिकल्स को, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जिससे हमारा वो लैटिस बन रहा है, उसी को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं NaCl का क्यूब कह रहा हूं, NaCl की ज्योमेट्री है, तो NaCl बना किससे है, Na+ और Cl- से, है ना। अगर मैं NaCl सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हुआ, Na+ और Cl-। क्यों,
क्योंकि Na+ और Cl- से ही वो सॉलिड तैयार हुआ है। तो सॉलिड जिस पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो आपको बताया गया लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो होगा वो जिस पोजीशन पे होगा उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है 3D अरेंजमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस, है ना। उसको क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। अब ध्यान दें, यूनिट सेल, यूनिट सेल का बहुत बड़ा रोल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बेटा वो एक पैटर्न को रिपीट करता है। तो जिस स्मॉलेस्ट पैटर्न जिसको रिपीट करने से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी यूनिट सेल के रिपीट होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अगर मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री या उसके बारे में कोई भी चीज अगर हमें डिटेल में समझना है तो हम यूनिट सेल को समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल के ही रिपीट करने से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। जब हम यूनिट सेल को रिपीट करेंगे, यूनिट सेल को हम जब रिपीट करेंगे इन 3D, हम तीनों डायमेंशन में जब हम यूनिट सेल को रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हम बात कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली कैसे रिपीट होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस। जो एटम्स और पार्टिकल्स का जो हम 3D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं वो 3D अरेंजमेंट हुआ हमारा स्पेस लैटिस। उस 3D अरेंजमेंट में जिस जिस पॉइंट पे हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। और जिस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री के रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है उस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री को, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी अगर हम यूनिट सेल की डेंसिटी जान गए तो हमें एक पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी हम जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रक्चर तो रिपीट होगा ना पूरे जगह में, पूरे 3D में वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा। तो अगर हमें यूनिट सेल के अगर प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हम पूरे के पूरे यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये हमारा मान लो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये यूनिट सेल हुआ, है ना। अब यही क्यूब को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इसी क्यूब को अरेंज करता चला जाऊं तो ये हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं कह रहा हूं ये हमारा क्या है, तो अगर ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं मान लो यूनिट सेल, अब इसी यूनिट सेल को अगर मैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों में हम क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो अगर तीनों डायरेक्शन में हम अरेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा, है ना। अब जहां जहां एटम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, लैटिस पॉइंट। जिस जिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उसको हम कह रहे हैं लैटिस पॉइंट। और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीट होने से तीनों डायमेंशन में जब इसी ज्योमेट्री को अगर मैं रिपीट करता चला जाऊं तीनों डायमेंशन में तो पूरा का पूरा हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या हम इस सिर्फ पोर्शन को यूनिट सेल कहेंगे? नहीं, यूनिट सेल मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ज्योमेट्री जिसके कंटिन्यूअस 3D डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में अगर उसी ज्योमेट्री को मैं रिपीट करता जाऊं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाए, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा सॉलिड स्टेट में। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आप बात हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था यार। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा वो सॉलिड होता है जिसमें एक ही ज्योमेट्री क्या होता है, रिपीट होता है, एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है, जबकि अमरफस सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलता, है ना।
तो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी, रिपीट होगी जब तीनों डायमेंशन में, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। तो जिस ज्योमेट्री के रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को, उस ज्योमेट्री को हम यूनिट सेल कहते हैं। और पूरे क्रिस्टल लैटिस में जहां जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, यूनिट सेल क्या है ना। और इस चीज को मैंने यहां पे भी समझाया कि अगर ये हमारा एक यूनिट सेल हुआ, क्यों, क्योंकि इस क्यूब को अगर मैं तीनों डायरेक्शन में अरेंज कर दूं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाएगा। और इस पूरे लैटिस में जहां जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, जैसे ये पोर्शन जहां भी प्रेजेंट होगा, उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम तीनों डायमेंशन में अरेंज करते हैं तो उसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को अगर हम 3D में अरेंज कर दें तो इसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। और स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीट होने से आपका क्या बने, आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री बन जाए, उसको हम कहते हैं क्या, यूनिट सेल। जैसे मैं आपको 3D में समझाता हूं, जैसे 3D में आप समझेंगे। जैसे मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मान लो हम कुछ इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, है ना। मान लो हम 2D में, मैं आपको चीजों को समझाता हूं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम 2D में अरेंज करेंगे, यानी 2D का मतलब x और y, तो मैंने इधर भी हमने अरेंज कर दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इधर भी ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमारा येलो है, इसको हम कह रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। ये चलता चला जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, इधर ना, ये चलता चला जाएगा, है ना। तो अब ये 2D ज्योमेट्री है, तो मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरह से जब हम इनफाइनाइट अरेंजमेंट करते हैं, ये चलता चला जाएगा। ये पूरे अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। मैंने कहा जिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। अब आप देखो, अगर इसको एक पैटर्न में देखो, 2D ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2D में आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा। यानी इस स्क्वायर को अगर हम रिपीट करते जाएं दोनों डायमेंशन में, क्योंकि हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं, तो 2D फिगर में जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस में हमने अरेंज किया, ऐसे ही अरेंजमेंट हम वाई एक्सिस में करते चले जाएं, तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा ये हम, यही पैटर्न जो हमने बताया, ये हमारा स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ क्यूब, जिसको हम एक्स में, वाई में हम अरेंज करते चले जाएं, है ना, करते जाएं, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ, ये जो हमारा क्यूब स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ, जिसके रिपीट होने से हमें क्या मिल रहा, एक क्रिस्टल लैटिस मिल रहा। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहेंगे। जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसको हम कह रहे हैं लैटिस पॉइंट। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये जो 2D अरेंजमेंट हमने किया है, क्योंकि ये 2D फिगर है, तो 2D अरेंजमेंट जो हमने किया है, ये पूरे अरेंजमेंट को हम कहेंगे स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस ये हुआ हमारा, लैटिस पॉइंट ये हुआ, यूनिट सेल हमारा ये स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ, जिसको हम दोनों डायमेंशन में हमने रिपीट किया, तो पूरा का पूरा हमें क्रिस्टल देखने को मिला, है ना। क्लियर है। तो ये मैंने बात की, अभी तक यूनिट सेल क्या है, छोटे छोटे टर्म की बात हम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यूनिट सेल का डेफिनेशन आपको बताया गया, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस which when repeats over and over again results in a crystal of the given substance called unit cell। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया, है ना, क्या बताया मैंने, यही चीज आपको बताई कि यूनिट सेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, जिसके कंटिन्यूअस
तीनों डायमेंशन में जब हम उसी ज्योमेट्री को रिपीट करते हैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है। उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे यहां पे आपको बताया गया है ना कि यहां पे हमारा स्क्वायर क्या हुआ, यूनिट सेल हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे फिर हमें एक स्क्वायर मिला, यहां पे देखो फिर हमें एक स्क्वायर मिला। तो जब हम स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, जब हम स्क्वायर को अगर हम रिपीट कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस में तो हमें एक ज्योमेट्री देखने को मिल रहा है ना। यहां पे आपको बताया गया यहां पे आपको बताया गया कि ये हमारा, जैसे यहां पे आप देख लो तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको हेक्सागोनल ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। तो यहां पे यूनिट सेल देखो तो वो क्या है, हेक्सागोनल है, हेक्सागन है, हेक्सागन है कि नहीं है। तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। 2D में देखो, 2D में अगर मैं क्लोज पैकिंग की बात करूं, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ, एटम्स को जब हम बहुत ही क्लोजली रखते हैं उसी को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्लोज पैकिंग, है ना। तो यहां पे ध्यान दो, क्लोज पैकिंग यहां पे क्या बताया गया, मैं यहां पे फिर से समझाना की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे देखो यहां पे एटम्स को हम या तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, या तो हम एटम्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहां देखो इस सेंटर के नीचे ठीक इसका दूसरे एटम्स का सेंटर हो, इसके एटम्स के ठीक नीचे दूसरे एटम का सेंटर हो, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं एटम्स को। एक तरीका ये हुआ, है ना, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कुछ ऐसा हुआ क्लोज पैकिंग का, क्लोज पैकिंग का दूसरा तरीका कुछ ऐसा होगा। अब जो हमारा दो कंसेक्यूटिव एटम है, इसका जो मिड पॉइंट है, जहां ये टच कर रहे हैं उसके ठीक नीचे सेंटर हो, या हम एटम्स को कुछ इस तरह से क्लोजली रख सकते हैं। एटम्स को क्लोजली रखने का हमारा ये पैटर्न होगा, है ना। एटम्स को क्लोजली रखने का इस तरह से आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको बताया गया अगर हम इस तरह से 2D में, मैं 2D की बात कर रहा हूं, इन 2D में मैंने क्या बताया, अगर हम एटम्स को क्लोजली इस तरह से रखें कि हर सेंटर का, मतलब किसी भी एटम का जो सेंटर है नेक्स्ट एटम ठीक उसके नीचे हो, उसी सेंटर का, दोनों सेंटर जो है वो एक ही लाइन में है। देखो यहाँ पे दोनों के एटम के जो सेंटर है वो एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे हमें कैसा यूनिट सेल देखने को मिल रहा 2D में, हमें इस केस में हमें स्क्वायर देखने को मिल रहा यूनिट सेल। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हमने इस तरह से एटम्स को अरेंज किया है तो इस केस में आप देखो इस एटम को कौन कौन एटम टच कर रहा, ये 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 टच कर रहा। अब जो जो एटम इसको टच कर रहे हैं उनको मिला दो तो आप देखो आपको कैसा ज्योमेट्री देखने को मिला, हेक्सागन, है ना। यहां पे हेक्सागन, है ना। यहां पे देखो तो एक एटम्स को कितने एटम टच कर रहे हैं यार, तरीका यही है बेटा। यहां पे देखो आपको मैं कह रहा हूं एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, यहां पे देखो यही है ना हमारा। अब देखो कोई भी एक एटम मैं ले लेता हूं, जैसे यही एटम ले रहा हूं यार, इसको ये टच कर रहा, ये टच कर रहा, ये टच कर रहा, ये टच कर रहा, इसको मिला दो, हमें स्क्वायर देखने को मिला। तो यहां पे हमें यूनिट सेल हमें कैसा मिलने को देखने को मिल रहा, स्क्वायर, और यहां पे कैसा देखने को मिल रहा, हेक्सागन। यानी 2D में अगर दो डायमेंशन में हमें एटम्स को अरेंज करना हो क्लोजली, क्लोजली का मतलब बिल्कुल सटा सटा कर, और आपको पता ही यार सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं ना, तो क्लोजली पैक्ड होंगे। तो क्लोजली पैक्ड करने का, क्लोज पैकिंग करने का, अगर एटम्स को हमें क्लोजली पैक करना है, क्लोजली रखना है हर एटम्स को, तो 2D में हमें दो तरह के यूनिट सेल 2D में देखने को मिलेगा, या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी या तो हेक्सागन क्लोज पैकिंग होगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब हो रही है, जब आप ठीक जो हमारा नेक्स्ट एटम है उसका सेंटर उस पहले वाले एटम के ठीक नीचे हो, तो हमें इस
केस में क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखने को मिल रहा। हेक्सागन क्लोज पैकिंग हमें कब देखने को मिल रहा, तो आप देख सकते हो एटम्स हमारा जो टच कर रहा, उसका नेक्स्ट एटम जो उसके नीचे है वो ठीक इस पॉइंट के ठीक नीचे इसका अगर सेंटर होगा, तो उस केस में हमें कैसा क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगा, इस केस में हमें हेक्सागन क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगा। तो 2D में हमें कितने अलग अलग तरह की क्लोज पैकिंग देखने को मिल रही है, और उस केस में हम यूनिट सेल कैसे देखें। जैसे 2D में मैंने बोला अगर हम इस तरह की क्लोज पैकिंग करें तो हमें स्क्वायर यूनिट सेल देखने को मिल रहा। अगर हम क्लोज पैकिंग इस तरह से करेंगे तो उस केस में यूनिट सेल हमें हेक्सागन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर हमें किसी भी सॉलिड को समझना है, तो आपको पता है यार, किसी सॉलिड को समझने के लिए हमें उसके यूनिट सेल को समझना होगा। समझ रहे हैं ना हम लोग। किसी भी यूनिट सेल, अगर मैं यूनिट सेल को समझ जाऊं तो हम पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी यूनिट सेल के तो रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस बनता है। एक यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड यही तो होता है, हमारा एक पैटर्न जो है रेगुलर पैटर्न, रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलती है, यानी एक ही पैटर्न जो है वो रिपीट होता है ना। यानी और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। यानी अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझना है तो हमें यूनिट सेल को समझना होगा। तो मैंने बोला अब बात करते हैं यूनिट सेल को समझने के लिए यूनिट सेल होता क्या है, वो हमने दिखाया। 3D में भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको 2D में समझाया कि हम यूनिट सेल कैसे समझते हैं, यूनिट सेल का मतलब क्या है। तो आप देखो हर जगह आपको यही स्क्वायर रिपीट होता हुआ मिलता चला जाएगा। इस केस में हेक्सागन आपको रिपीट होता हुआ मिलता चला जाएगा, है ना। तो हमें दो तरह के यूनिट सेल होते हैं, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? अगर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा। देखो दो तरह के यूनिट सेल होंगे यार, या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, या तो कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होगा। यही दो केसेस होंगे ना। जैसे हमने एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्टिंग्विश किया था, याद है ना। या तो आपका ज्योमेट्री एक ही पैटर्न रिपीट होगा, या तो रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, नहीं होगा एमरफस सॉलिड, है ना। वैसे ही मैं कह रहा हूं अगर हमारा कोई यूनिट सेल है, यूनिट सेल मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके तीनों डायमेंशन में जब हम उसको रिपीट करते हैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है, उस पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं यूनिट सेल हमारे दो तरह के होंगे, है ना। या तो वो हमारा यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना है, उस पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। तो या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, या तो कॉर्नर के अलावा वो दूसरे पोजीशन पे भी प्रेजेंट होगा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, जैसे मान लो एक क्यूब मैंने बोला ये हमारा यूनिट सेल है सपोज, क्योंकि मैंने बोला है यार हमें डिटेल में पढ़ना किसके बारे में है, हमें डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में, तो हमें क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। अब जैसे ये क्यूब है तो आपको पता है ये क्यूब का ये कॉर्नर है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे, जैसे ये क्यूब शेप है तो क्यूबिकल शेप में आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा कॉर्नर के अलावा दूसरे भी जगह पे पोजीशनड होंगे तो उसको हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल के बहुत सारे टाइप हैं जो कि मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा सेंटर्ड यूनिट सेल में, जैसा मैंने आपको बताया
दीज आर यूनिट सेल विच हैव पॉइंट्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन, यानी कॉर्नर के अलावा भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दूसरे जगह पे भी अगर पोजीशन होगा तो उसको हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल यूनिट सेल। तो दो तरह के यूनिट सेल, या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे या कॉर्नर के अलावा दूसरे भी पोजीशन पे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की गई तो मैंने आपको बताया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो हमने देखा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, ये भी हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल है, हम इसका नाम दे रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन होगा वो पोजीशन कहां होगा, तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, उसके अलावा ये फेस सेंटर पे भी होंगे। कॉर्नर के अलावा कहां होगा, फेस सेंटर पे भी होगा। क्योंकि हमें क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं क्यूबिकल यूनिट सेल बना करके इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो यहां पे ध्यान दो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने बताया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, जो कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है ना। कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो एक क्यूब में 6 फेस है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, है ना, 6 फेस है। तो ये हमारा फ्रंट फेस है, इसके भी सेंटर पे होगा। ये हमारा बैक फेस है, इसके भी सेंटर पे होगा। लेफ्ट वाला फेस है, यहां पे भी होगा। राइट वाला फेस है, यहां भी होगा। ऊपर वाला फेस है, यहां भी होगा। नीचे वाला फेस है, यहां भी होगा। तो हमने क्या देखा, ये हमारा ये बैक फेस है, तो फ्रंट फेस, ये हमारा फ्रंट फेस सेंटर, ये बैक फेस सेंटर, ये ऊपर वाला फेस का सेंटर, ये नीचे वाले फेस का सेंटर, ये लेफ्ट वाले फेस का सेंटर, ये राइट वाले फेस का सेंटर। तो यहां पे हमने देखा अगर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे होगा तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का सिंपल मतलब है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे भी होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पे ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फेस तो समझते हो ना, एक क्यूब का फेस क्या हुआ, ये अपर फेस, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो लेयर है, ये ऊपर वाला जो लेयर है ये अपर फेस हुआ, ऊपर वाला फेस हुआ। ये हमारा नीचे वाला फेस हुआ, ये लेफ्ट वाला फेस हुआ, ये राइट वाला फेस हुआ, ये फ्रंट फेस हुआ और ये बैक फेस हुआ। तो 6 फेस है एक क्यूब में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 6 फेस है। तो एक क्यूब में हम देख सकते हैं 6 फेस है और एक क्यूब में 8 कॉर्नर है, जो कि आप इजीली यहां पे देख सकते हो, है ना। तो अगर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे होंगे तो इसको हम 6 फेस सेंटर क्यूब के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, जो हमें मेन हमें जो पढ़ना है, मैं उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहां पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना है उसका पोजीशन अगर कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होगा तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। क्लियर हो रहा। अब जैसे मान लो मैं क्यूब की ही बात कर रहा हूं, है ना। अब यहां पे देखो एक क्यूब की बात कर रहा हूं, एक क्यूबिकल यूनिट सेल मैंने लिया। यूनिट सेल मतलब मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आपके दिमाग में ना किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट सेल का मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री जिसके तीनों डायमेंशन में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाए, ऐसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री को हम यूनिट सेल कहते हैं, है ना। और यूनिट सेल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस जगह पे होता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब मैंने बोला अगर हमारा
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होगा और कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे होगा। अब आप कहोगे सर बॉडी सेंटर्ड हम कैसे पहचानेंगे, मैं वो भी बता देता हूं। ये हमारा बॉडी सेंटर्ड हुआ है ना। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होगा तो इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप कहोगे सर हम फेस सेंटर और बॉडी सेंटर को कैसे पहचाने, मैं उसके लिए तरीका बता देता हूं बेटा। यहां पे ध्यान दो, अगर ये हमारा कोई फेस है, जैसे मैंने बोला एक क्यूब में 6 फेस हैं, तो मैं एक फेस में से किसी एक फेस को मैं दिखाता हूं, है ना। ये फेस डायगोनल जो है ना, फेस डायगोनल, फेस का जो डायगोनल है, ये फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करता है इसी को हम कहते हैं फेस सेंटर। इसी को क्या कहते हैं हम, फेस सेंटर। यानी एक क्यूब में 6 फेस है, तो हर फेस का डायगोनल जहां पे कट करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फेस सेंटर। जैसे मान लो हमने एक फेस बताया, एक क्यूब के ऐसे ऐसे 6 फेस है, तो अगर मैं एक क्यूब का एक फेस लेता हूं, इस फेस का जो डायगोनल है ये हमारा क्या है, ये हमारा फेस डायगोनल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करते हैं, फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम कहते हैं फेस सेंटर। तो एक क्यूब में 6 फेस है, 6 फेस के हर फेस का फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको फेस सेंटर कहेंगे। तो एक क्यूब में 6 फेस है, मतलब हमें 6 फेस सेंटर देखने को मिलेगा। सिमिलरली बॉडी डायगोनल की अब बात करते हैं, बॉडी सेंटर की, है ना। अब जैसे मान लो ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा मान लो एक क्यूब है ना। अब ये क्यूब है, और मैं इसको पॉइंट कर देता हूं। मान लो ये ए है, ये बी है ना। इसको समझने के लिए मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, ये ए है, ये हमारा सॉरी बी है, ये सी है, ये डी है ना, ये ई है, ये एफ है ना, ये जी है, ये एच है। ए बी सी डी जो है ना, ये आगे का फेस है, ये आगे वाला पोर्शन है। ए बी सी डी जो है ये फ्रंट फेस है, और ई एफ जी एच जो है ये बैक फेस है। आप समझ पा रहे होगे, है ना। जैसे मान लो ये क्यूब है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये फेस, मैं इसको ए बी सी डी कह रहा हूं, और जो बैक फेस है जो आपको नहीं दिख रहा वो हमारा ई एफ जी एच है। ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में हम बॉडी डायगोनल कैसे ड्रॉ करें, जैसे फेस डायगोनल तो पता ही है, अपोजिट पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो फेस डायगोनल होता है ना, और वो फेस डायगोनल जिस पॉइंट को कट करेगा वो फेस सेंटर हुआ। वैसे ही यहां पे भी हमें अपोजिट पॉइंट्स, यानी ए हमारा क्या हुआ, ए हमारा फ्रंट फेस का पॉइंट हुआ ए, इसका अपोजिट ई हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बैक में ये तो हमारा फेस डायगोनल हुआ, लेकिन अगर मैं एफ के नीचे चला जाऊं जी, यानी अपोजिट नीचे, तो ये हमारा हुआ बॉडी डायगोनल। ये हमारा क्या हुआ, बॉडी डायगोनल। सिमिलरली मान लो ये बी हमारा फ्रंट फेस का पॉइंट है, और इसका अपोजिट जो है वो डी है फेस में, सेम फेस में। लेकिन मैं बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूं, तो डी के आप पीछे चले जाओ, ये अपोजिट पॉइंट बैक फेस का लेना है। बैक फेस का हमें अपोजिट पॉइंट लेना है। तो जब हम बैक फेस का अपोजिट पॉइंट लेंगे तो ये जिस पॉइंट को कट किया, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। बॉडी सेंटर हमें कैसे मिलेगा यार, तो हम अपोजिट पॉइंट्स, सिंपल हमें क्या करना है यार, हमें फ्रंट फेस का ऊपर वाला पॉइंट और उसके अपोजिट साइड का नीचे वाला पॉइंट्स को मिला देना है। वो उसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर। तो एक क्यूब में एक बॉडी सेंटर होगा, लेकिन एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस का फेस सेंटर होता है, तो एक क्यूब में 6 फेस सेंटर होंगे। ये हो गई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात। अब हम करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात। चलिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को हम समझते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना।
अब देखो एंड सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन कहां होता है, तो कॉर्नर होता है एंड सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस एंड द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं, ये हमारा एक क्यूब हुआ, ये हमारा एक क्यूब है ना। अब इस क्यूब में मान लो हमारा ये कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ही, अगर सिर्फ कॉर्नर पे होता तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा अगर किसी पोजीशन पे होगा तो इसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो दो अपोजिट फेस है, मान लो ये और ये, इस दो अपोजिट फेस के सेंटर पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा तो इसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो हमें चार तरह के यूनिट सेल देखने थे जो हमने देखा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल उसी को कहते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे होगा तो उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने तीन तरह के देखे, फेस सेंटर्ड यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे होगा। फेस सेंटर कैसे हमें पता चलेगा, तो फेस डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो आपका इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फेस सेंटर कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होंगे, कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे होंगे। बॉडी सेंटर कैसे मिलता है हमें, तो बॉडी डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बॉडी सेंटर कहते हैं। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस पे होंगे तो इसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो अभी तक जो जो बातें मैंने कही वो सब ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी का यूज आगे होने वाला है। हमने बताया सिंपल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस पोजीशन, जिस जगह वो आपका पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो प्रेजेंट होता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जब हम 3D अरेंजमेंट करते हैं तो उसको, उससे जो हमें लैटिस मिलता है उससे को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब यहां पे मैंने बताया कि क्रिस्टल लैटिस का एक खास पैटर्न, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री जिसके रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है, उस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री को हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के रिपीट होने से आपको क्रिस्टल लैटिस मिलता है। यानी अगर हम यूनिट सेल को समझ गए तो हम पूरे के पूरे क्रिस्टल को भी समझ जाएंगे। और इस तरह से हमने देखा यूनिट सेल हमारे कितने अलग अलग तरह के होंगे जो कि हमने बताया। अब देखो इंटरफेसियल एंगल, ये एक टर्म है। देखो टर्म को क्यों समझना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हमारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और आसान होते हैं यार। जेईई में यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बड़े आसान होते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स के जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल का मतलब क्या हुआ, द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल, है ना। दो परपेंडिकुलर जो हमारा परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग जो फेसेस होंगे, है ना, दो परपेंडिकुलर जो हमारा इंटरसेक्टिंग फेसेस होंगे उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम इंटरफेसियल एंगल कहेंगे। यानी दो अलग अलग फेसेस के, जैसे मान लो ये एक फेस हुआ, ये एक फेस हुआ, इनके बीच का जो एंगल होगा इसको हम इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। इंटर का मतलब दो डिफरेंट, मैंने हर बार बोला इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा आप मुझे बताओ इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हुआ, आप क्या जवाब दोगे,
दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, है ना। वैसे ही इंटरफेसियल एंगल, दो डिफरेंट फेस के बीच का जो एंगल होगा उसको हम इंटरफेसियल एंगल कहेंगे, है ना। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि देखो यार, हमारा क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल, हमने देखा कि एक खास ज्योमेट्री जो होती है वो रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है। तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अभी तक पूरे जो हम बात कर रहे हैं अर्थ पे, हमने देखा हुआ है कि सिर्फ 7 ही तरह के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना। वो क्या होता है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 तरह के ब्रेवियस लैटिस सिस्टम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है? क्यूबिक लैटिस सिस्टम, क्यूबिक लैटिस सिस्टम। यही रीजन है कि मैंने आपको क्यूब के एग्जाम्पल ज्यादा दिए, है ना, क्योंकि हमें डिटेल में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? क्यूबिक लैटिस सिस्टम। लेकिन हम जानने को, ये आपको बेसिक बातें तो सब जाननी है। जैसे मैंने बताया, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एमरफस सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। हमें डिटेल में आयनिक सॉलिड पढ़ना है, लेकिन हमें कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड के बारे में भी थोड़ा जानना है। वैसे ही हमें पढ़ना क्यूबिक लैटिस सिस्टम है, लेकिन हमें 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के बारे में बेसिक बातें, कौन सी बेसिक बातें मैं बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 7 ही तरह का यूनिट सेल, अगर हम बात करें तो ये 7 तरह के क्रिस्टल ज्योमेट्री देखने को मिली। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये 7 ही तरह के ज्योमेट्री हमें देखने को मिला। वो कौन कौन सी 7 तरह की ज्योमेट्री है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना। अब आप कहोगे सर ये ज्योमेट्री आप कैसे, मतलब हमें पता चलेगा क्यूबिक सिस्टम क्या क्या होता है, टेट्रागोनल क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है? तो ध्यान दो बेटा, अगर हमें किसी भी ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री को अगर हमें डिफाइन करना है, मैथ में ऑलरेडी ये चीजें आपने पढ़ी भी होगी। यहां पे ध्यान दो, अगर कोई भी 3D ज्योमेट्री, किसी चीज का हमें स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बताना है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो हमें 3 साइड ए बी सी, ए और बी के बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, और ए और सी के बीच का एंगल बीटा। ये 3 एंगल हमें चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा। और साइड, 3 साइड, 3D ज्योमेट्री में हमें 3 साइड ए बी सी। ये ए बी सी का और अल्फा, बीटा, गामा का जो रिलेशन है, इस रिलेशन के बेसिस पे हम ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं क्यूबिक सिस्टम की बात करूं, तो क्यूबिक सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है? साइड ए, साइड बी, साइड सी तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारा साइड ए, साइड बी, साइड सी तीनों आपस में बराबर होंगे और साथ में अल्फा, बीटा, गामा तीनों का एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो हमें क्यूबिक ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। तो क्यूबिक ज्योमेट्री डिफाइन ही ऐसे किया गया। किसको क्यूबिक ज्योमेट्री बोला गया? सिंपल, उस स्ट्रक्चर को हम क्यूब कहेंगे जिसमें ए बी सी तीनों साइड आपस में इक्वल हो और अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसी ज्योमेट्री को क्यूबिक सिस्टम बोला गया, है ना। तो वैसे ही ये 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उसका एबीसी, अल्फा, बीटा, गामा वैल्यू क्या होता है, ये रिलेशन आपको जानना है। लेकिन डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? तो डिटेल में हमें क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है, लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम के आपको एबीसी, अल्फा, बीटा, गामा का जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा यार कि ये चीजें आप याद कर लो, क्योंकि देखो पढ़ना तो आपको डिटेल में क्यूबिक सिस्टम ही है, लेकिन ये रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में भी है। जैसे मान लो ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री हम कब बोलेंगे? तो जब तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो
तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो, बट तीनों एंगल इक्वल हो और वो वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे ज्योमेट्री को हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। टेट्रागोनल ज्योमेट्री क्या है? तो तीनों एंगल इक्वल हो और 90 डिग्री के बराबर हो, लेकिन ए और बी इक्वल हो बट सी इनके इक्वल नहीं हो, मतलब दो ही साइड इक्वल हो, तीसरा साइड अगर इक्वल नहीं है तो ऐसी ज्योमेट्री को हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहते हैं। मोनोक्लिनिक क्या है यार? मोनोक्लिनिक क्या है? तो मोनोक्लिनिक में तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, दो एंगल अल्फा गामा 90 डिग्री होना चाहिए बट बीटा हमारा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मोनोक्लिनिक कहेंगे। रोम्बोहेड्रल क्या है? तीनों साइड हमारा इक्वल हो, तीनों एंगल भी इक्वल हो बट ये एंगल 90 डिग्री ना हो। ट्राइक्लिनिक क्या है? तीनों साइड हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए, तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। हेक्सागोनल क्या है यार? तो ए बी आपस में इक्वल हो, सी इक्वल नहीं हो, अल्फा बीटा 90 डिग्री हो बट गामा हमारा 120 डिग्री हो। तो अलग अलग ज्योमेट्री का अलग अलग कंडीशन है, ये सभी को याद होना चाहिए। साथ में आपको आप देख सकते हो फिगर में कि क्यूबिक सिस्टम जो है वो हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है और एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो क्यूबिक सिस्टम जो होता है वो हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम होता है। लेकिन आप साथ में देखो तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन होता है? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को देखो, ट्राइक्लिनिक में क्या आपको देखने को मिला? तीनों साइड इक्वल भी नहीं है, तीनों एंगल इक्वल भी नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, ये सातों तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं उसका एबीसी और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन याद रखेंगे। डिटेल में हमें क्यूबिक पढ़ना है, लेकिन सातों क्रिस्टल सिस्टम का हमें एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, साथ में ये ध्यान दो। अब हमें पता है 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं, तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको चारों तरह के यूनिट सेल एग्जिस्ट होते हैं। हमें प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये तीनों यूनिट सेल हमें देखने को मिलता है। ऑर्थोरोम्बिक में हमें चारों यूनिट सेल देखने को मिलता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर और प्रिमिटिव। टेट्रागोनल में 2। तो आप देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमें 3 तरह के यूनिट सेल देखने को मिला, एंड सेंटर नहीं मिल रहा। ऑर्थोरोम्बिक में हमें 4 तरह के यूनिट सेल देखने को मिला। टेट्रागोनल में हमें 2 तरह के यूनिट सेल देखने को मिल रहा। मोनोक्लिनिक में हमें 2 तरह के यूनिट सेल देखने को मिला। रोम्बोहेड्रल में 1, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1। तो आप देख सकते हो टोटल हमारा कितना तरह के सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा? 3 4 7 2 9 2 11 और 3 14, है ना। तो 14 टोटल ब्रेवियस लैटिस अगर हम बात करें तो टोटल 14 तरह की 7 तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलता है और 7 तरह के ज्योमेट्री में हमें टोटल 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलता है। ज्योमेट्री हमें 7 ही तरह के देखने को मिलती है, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। इसमें ये सातों तरह की ज्योमेट्री में हमें सिर्फ ये 14 तरह के ही यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। क्यूबिक में एंड सेंटर नहीं मिलता, बाकी 3 मिलेगा। ऑर्थोरोम्बिक में 4 मिलेगा। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर और बाकी तीनों में सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका एग्जिस्ट करता है। तो पॉसिबिलिटी तो देखो यार 28 की थी। क्यों? क्योंकि 4 तरह का यूनिट सेल होता है और 7 तरह की ज्योमेट्री है, तो हर ज्योमेट्री में हमें 4 तरह के यूनिट सेल देखने को मिले, तो टोटल 28 तरह की पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन एक्चुअल में, रियल में सिर्फ 14 तरह का ही लैटिस आपका एग्जिस्ट करता है। 14 टाइप ऑफ लैटिस ही एग्जिस्ट करता है, वो आप देख सकते हो। क्यूबिक में सिर्फ 3 तरह के, ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के, टेट्रागोनल में 2, मोनोक्लिनिक में 2, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल के केस में 1 1। तो ये पोर्शन आप याद रखेंगे। ये हमने इसके आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यही चीज आपको यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम को दिखाया गया
तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। मोनोकिल्नी के केस में स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, रोम्बोहेड्रल के केस में कैसा देखने को मिल रहा, ट्राइकिल्निक जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, है ना। तो ये 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम है इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा डिटेल में बेटा हमें सिर्फ पढ़ना है क्यूबिकल सिस्टम। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे, है ना। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये आपका एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, किसी भी 3D ज्योमेट्री को डिफाइन करना है तो हमें ये एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन अगर पता हो तो हम 3D ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि वो ज्योमेट्री कैसा है। जैसे मैंने जैसे ही बोला कि भाई ए बी सी आपस में इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं और ये 90 डिग्री के बराबर है, ये ज्योमेट्री हो गई क्यूबिक। तो एक 3D ज्योमेट्री हम तब बता सकते हैं जब हमें एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता हो। तो इस बेसिस पे हमें 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन हर ज्योमेट्री में हमें चारों यूनिट सेल देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ सिलेक्टिव ही यूनिट सेल सिलेक्टिव ज्योमेट्री में आपको पाए जाते हैं इस अर्थ पे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सर क्या और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट जो करता है वो ये करता है क्यूबिक सिस्टम, यानी ये एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हुआ और उसमें सिर्फ 3 तरह के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं। किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना यार, है ना। हम अगले क्लास में फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।